हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के इस यूट्यूब सेशन में हम यूनिट नंबर 8 आईसीटी डिस्कस कर रहे हैं और इस सेशन में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपसे डिस्कस करूंगा, या यूँ कहें कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पीवाईक्यूज़ में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वेब के वर्जन्स, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0। ठीक है, देखिए ये आपका एक डिफरेंस का चार्ट है जिसमें वेब 1.0, 2.0 और 3.0 दिया हुआ है। इसके अलावा वेब 4.0 और 5.0 भी आ चुका है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको अगले वाले सेशन में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। वेब के वर्जन्स हैं। क्वेश्चन इनमें फीचर्स पर ही आता है कि वेब 1.0 में क्या क्या फ़ीचर है, 2.0 में क्या है और 3.0 में क्या है। ठीक है, सबसे पहले वेब 1.0 क्या है? मोस्टली रीड ओनली। जो वेब 1.0 है इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है। और 2.0 क्या है? रीड और राइट दोनों है। यहाँ पे रीड और राइट दोनों पॉसिबल है। 3.0 पोर्टेबल और पर्सनल डेटाबेस होता है। ठीक है, वेब 1.0 में कंपनी फोकस होता है, यानी कि कंपनी की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और वेब 2.0 जो है वो कम्युनिटी फोकस होता है। ठीक है, और वेब 3.0 इंडिविजुअली फोकस होता है। मतलब वेब 1.0 में जो वर्किंग है वो कंपनी की वर्किंग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है सारे काम। और वेब 2.0 एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिलेट करेगा। और जो वेब 3.0 है इसमें इंडिविजुअल अकेले जो व्यक्ति है उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, वेब 1.0 के अंदर होम पेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, और वेब 2.0 में ब्लॉग आते हैं। मतलब कि जो 1.0 वर्जन है इसमें सिर्फ होम पेजेस बनाने का ही काम है कि वेब का फर्स्ट पेज कैसे बनेगा। 2.0 में ब्लॉग्स आ जाएंगे, विकीपीडियाज आ जाएंगी कि आप विकीपीडिया कैसे बनाते हो, ब्लॉग्स कैसे बनाते हो। वेब 3.0 के अंदर लाइव स्ट्रीम आती हैं, वेव्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओनिंग कंटेंट होता है, यानी कि सारा जो कंटेंट है वो खुद का होगा, जो ओनर का है। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग कंटेंट होता है कि भाई आपको कंटेंट शेयर करना होता है किसी दूसरे से। और यहाँ पे कंसोलिडेटिंग कंटेंट होगा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियाँ मर्ज करके भी कंटेंट तैयार कर रही हैं। ये आपका वेब फॉर्म होती है, यानी कि वेब बनाने का एक तरीका है। स्टार्टिंग में ट्रेडिशनली सिर्फ वेब बनाई कैसे जा रही है उसके ऊपर बात हुई है। उसके बाद वेब की एप्लीकेशन, यानी वेब यूज़ कहाँ पर हो रही है इसके ऊपर बात कर रहा है। उसके बाद वेब 3.0 क्या है? एक स्मार्ट एप्लीकेशन है। वेब 1.0 में डायरेक्टरीज आती है। डायरेक्टरीज आपकी स्टोरेज के लिए यूज होती हैं। वेब 2.0 आपका टैगिंग के लिए यूज होता है। वेब 3.0 जो है यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती है। यहाँ पे पेज व्यू पर ध्यान दिया जाता है कि पेज पर कितने यूजर्स ने व्यू किया। यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक होता है, यानी कितने लोगों ने क्लिक किया है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। और यहाँ पे होता है यूज़र इंगेजमेंट, यानी मैक्सिमम यूज़र को वेबसाइट पर कैसे ला सकते हैं उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना करके। ये चीज़ 3.0 में फोकस की गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल बैनर आ जाएगा, इसमें इंटरैक्टिव होता है और यहाँ पे बिहेवियरल होता है चीज़ें। ठीक है, और फोकस इनका सभी का एडवर्टाइजिंग का ही है कि आप एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए ही वेबसाइट को तैयार करवाते हो। और वेब का जो सारा काम है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसके अंदर ब्रिटेन कैनिका ऑनलाइन इसका एग्जाम्पल है। ये आपका विकीपीडिया है। और वेब 3.0 सिमेंटिक वेब है। ठीक है, इसमें HTML के पोर्टल आते हैं। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को बनाने का ही काम करती है। इसके बाद दूसरा आपका XML और RSS इसके अंदर आएंगे। वेब 3.0 में RDF और OWL इस तरह के वर्जन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है ये आपके सारे। ठीक है, इनको स्टेटमेंट में आपको पूछा जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है दैट इज़ कंप्यूटर जनरेशन। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी है, कब आई है, उसके अंदर मेनली क्या फोकस हुआ है। ठीक है, जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से 59 के बीच में रही। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड को यूज़ किया गया। ठीक है, किसको यूज़ किया गया? वैक्यूम ट्यूब को और पंच कार्ड्स को जो है यूज़ किया गया है
अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी इसकी, और इसके अंदर जो है वो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें साइज वाइज भी ये बहुत बड़े होते थे कि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, और क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये चीज़ किसके अंदर थी? फर्स्ट जनरेशन के अंदर। क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ, या वैक्यूम ट्यूब जो है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुई है, या पंच कार्ड जो है वो किस जनरेशन में यूज़ हुए हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें सिस्टम के नाम थोड़े से ध्यान रख लेना कि जैसे इनियाक है, या एडवेक है, या TVM701 है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर है इसमें हम बात करें तो 1959 से 65 के बीच में इसका ड्यूरेशन रहा, और इसमें ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप को हार्डवेयर की तरह यूज़ किया गया। ठीक है, और यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि जो वर्किंग हो रही है वो आपकी बैचेस में हो रही है। ठीक है, टोटली जो वर्किंग है उसको बैचेस में डिवाइड किया गया। ये आपका फास्टर था, स्मॉलर था और रिलायबल था देन द प्रीवियस जनरेशन। जो पीछे वाली जनरेशन में कंप्यूटर बने उनसे ज़्यादा फास्टर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर रहे, और इनका साइज़ भी स्मॉल था और रिलायबल था, यानी कि इन पर काम किया जा सकता था, डाटा जो है वो सही रहता था, लेकिन ये भी कॉस्टली थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से कंप्यूटर आए? हनीवेल 400, CDC 1604, IBM 7030, ये क्या है? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक, उसके बाद अगला हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन, जो 1965 से 75 के बीच में स्टार्ट हुई है। इसमें हमने आईसी को यूज़ करा। आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट ये चिप का नाम है जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुए। ये आपके लार्ज कैपेसिटी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ करते थे। ठीक है, मैग्नेटिक टेप भी इसमें बड़े वाली थी, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम शेयरिंग ओएस था, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा था वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर रहा था। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाती थी वो मेल फंक्शनिंग करना शुरू करता था, बट इट इज़ ईजियर टू अपडेट। इसको अपडेट करना काफ़ी ईजी था, और पीछे वाली दो जनरेशन के मुकाबले ये थोड़ा सा और फास्ट हुआ, इसका साइज़ और छोटा हुआ और चीपर हो गया, यानी कि इसको यूज़ करना काफ़ी सस्ता रहा कंप्यूटर्स कंपनी के लिए। इसके अंदर कंप्यूटर कौन कौन आए? IBM 360 370, CDC 6600, PDP 811, राइट, ये आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर रहे। उसके बाद आगे फिर क्या हुआ है? फोर्थ जनरेशन आ गई। फोर्थ जनरेशन 1975 से 88 के बीच में रही, और इसके अंदर हम लोगों ने आईसी को यूज़ करा, लेकिन VLSI टेक्नोलॉजी के साथ। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। VLSI का मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। VLSI नाम की चिप का यूज़ किया गया है फोर्थ जनरेशन में। यहाँ पे आप लोग सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे थे। क्या यूज़ कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे थे फोर्थ जनरेशन में। ठीक है जी, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क को इसमें यहाँ पर हार्डवेयर की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा और अपडेशन आया, और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुए। अब GUI का मतलब क्या हुआ है? GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आपका है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम थे, यानी कि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें पहले से ही टास्क ओरिएंटेशन थी कि किस टास्क के लिए होगा। ये आपका स्मॉल और अफोर्डेबल था, इजी टू यूज़ था, एंड अपडेट करना इसको भी इजी था। ठीक है, एप्पल सेकिन, वैक्स 9000, क्रे 1/2, ये आपके कंप्यूटर वर्जन थे जो फोर्थ जनरेशन में आए हैं। ठीक, उसके बाद अगले हमारे पास आती है जनरेशन नंबर 5। इसके अंदर
1988 से लेकर एट प्रेजेंट जो हमारी जनरेशन है इसकी बात हो रही है। आईसी विद ULSI टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। ठीक है, अल्ट्रा लाइट स्केल इंटीग्रेटेड चिप यहाँ पे यूज़ हुई, अल्ट्रा लाइट। ठीक है, और लार्ज कैपेसिटी के हार्ड डिस्क इसमें यूज़ हुए हैं, ऑप्टिकल डिस्क यूज़ हुई है, पावरफुल सर्वर्स आए, इंटरनेट आए और क्लस्टर कंप्यूटिंग का काम जो है इस जनरेशन में आया है। इसके अलावा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये काफ़ी पावरफुल, चिपर, रिलायबल रहा, इजी टू यूज़ रहा, पोर्टेबल था, रैपिड सॉफ्टवेयर था, यानी इससे सॉफ्टवेयर बनाना काफ़ी इजी हो गया। IBM, पेंटियम और परम ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसमें याद रखने हैं। परम क्या है आपका? परम क्या है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, क्वेश्चन आ चुका है ये। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो आपका कौन सा है? परम है, परम 360। ये नाम याद रखना है, परम किसके कंटेक्स्ट में? सुपर कंप्यूटर। ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ जाता है कि कंप्यूटर की जनरेशन में हमने बात कर ली। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मेमोरीज़ का। मेमोरी की ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एज इट इज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एज इट इज़ आपको याद रखनी है। जैसे शुरुआत जो है वो किससे होती है? अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिट्स होती हैं आपके पास। ठीक है, अगर मैं 4 बिट्स को कैलकुलेट करूं तो वो आपका 1 निबल के बराबर होती है। ठीक है, और अगर मैं 8 बिट्स की बात करूं तो वो आपका मिल कर के 1 बाइट बनाता है। ठीक है, और जब 1024 बाइट्स को हम जोड़ते हैं तो उससे क्या बनेगा? 1 KB बनेगा, किलोबाइट। ठीक है, क्या बनेगा? 1 KB बनेगा, किलोबाइट बनेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, किलोबाइट का सिंबल क्या है? KB, और बाइनरी में इसको हम 2 की पावर 10 लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है। KB को बाइनरी लैंग्वेज में 2 की पावर 10 लिखते हैं जो 1024 बाइट्स के बराबर है। ठीक है, डेसिमल में इसको 10 की पावर 3 लिखते हैं। बस ये याद रखना है, ये दो मत छोड़, ये रहने दो। ठीक है, ये टेबल ऐसे याद करनी है। मेगाबाइट की अगर बात करें तो बाइनरी में 2 की पावर 20 लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू किसका है? 1024 KB, और डेसिमल फॉर्म में इसको 10 की पावर 6 लिखेंगे। गीगाबाइट GB होता है, यानी 2 की पावर 30 और 1024 MB और 10 की पावर 9। ठीक, उसके बाद टेराबाइट क्या है? 2 की पावर 40, और उसके बाद डेसिमल में इसको 10 की पावर 12 लिखते हैं। 1024 GB के बराबर है। देखो बाइनरी में क्या हो रहा है? सिर्फ 10 पावर ऐड हो रही है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं इसको ध्यान से करवा रहा हूँ। अच्छे से करने हैं, टेबल इंपॉर्टेंट है। जो टेराबाइट है उसकी पावर कितनी है? 2 की पावर 40, और डेसिमल में पावर कितनी है? 10 की पावर 12। पेटाबाइट में पावर कितनी है? 2 की पावर 50, और डेसिमल में कितनी है? 10 की पावर 15। एक्साबाइट 2 की पावर 60 है और डेसिमल में 10 की पावर 18 है। जेटाबाइट में 70 हो जाएगी, यहाँ पे 10 की पावर 21 है, यहाँ 2 की पावर 80 है और यहाँ 10 की पावर 24 है। सिंपली यहाँ पे आपको वैल्यूज़ तो वही हैं, बस यूनिट चेंज हो रही है ना। पेटाबाइट TB के बराबर हो रही है, एक्साबाइट PB के बराबर है। ठीक है, समझ आई भाई? टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मैं करवा रहा हूँ क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, ये टेबल आपको रटी हुई होनी चाहिए, मेजरमेंट्स यूनिट्स की, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें सर्च इंजन्स याद करने हैं। सर्च इंजन्स कौन से होते हैं? जहाँ पे यूज़र कुछ सर्च करता है, यूज़र ने कोई सर्च निकाली, उस सर्च से उसने कोई ना कोई डाटाबेस निकाला है, कोई डाटा तैयार करा है, तो वो उसका सर्च इंजन होता है। अब सर्च इंजन में क्या क्या आएगा, इनके नाम आपको याद करने हैं। गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, बिंग हुआ, डक डक गो हुआ, याहू है, बादू है, यांडेक्स है, वेलफॉर्म अल्फ़ा है, स्टार्ट पेज है, ask.com है। ठीक है, इकोसिया है, Y&X है, AOL है, क्वांट है, लाइकोस है और नेवर है। दीज आर द सर्च इंजन्स, है ना। ये आपके क्या हैं? सर्च इंजन्स, याद रखिएगा।
PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगी, आप इसको नोट भी कर लेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकोस है, यूनिक्स है, क्रोम OS है, ब्लैकबेरी OS है। OS का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डेबियन है, एमिगा है, फायरफॉक्स है, बियोस है, BOS है, GNU है, हाक्यू है, ठीक है। ये सारी आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ आपको वेब ब्राउज़र्स याद रखने हैं। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? जहाँ पे हम अपना सर्च रिजल्ट जो है वो चेक करते हैं, वो क्या है? वेब ब्राउज़र्स, जिसमें गूगल क्रोम आ गया, मोजिला फायरफॉक्स आ गया, ओपरा मिनी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, सफारी आ गया, लिनक्स आ गया, मोज़ैक आ गया, यूसी ब्राउज़र आया, वाटरफॉक्स आ गया, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, ब्रेव आ गया, विवाल्डी आ गया, ठीक है। टोर ब्राउज़र आ गया, पोलमोन आ गया, नेटस्केप नेविगेटर, एपिक है, ओपरा मिनी है, यांडेक्स ब्राउज़र है, प्यूफिन ब्राउज़र है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही है। एज इट इज़ आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है उसमें कुछ फंक्शनल की होती हैं। क्या क्या? इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनेगा कि कौन सी फंक्शन की का क्या यूज़ है। जैसे F1 है, F1 का काम क्या होता है? हेल्प करना। F2 क्या होता है? एडिट द टेक्स्ट और रीनेम द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो या रीनेम दे सकते हो। जो F3 है वो आपका सर्चिंग के लिए यूज होता है। F4 क्या है? करंट विंडो क्लोज है, मतलब कि विंडो को क्लोज करना हो तो उसके लिए Alt प्लस F4 दबाते हैं। Alt के साथ F4 दबाएंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद F5 है जिसमें हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। F6 क्या है? एड्रेस बार है, जिसमें आप एड्रेस बार देखते हो। F7 स्पेल के लिए यूज होगा, स्पेलिंग चेक। F8 से रिबूट होता है। F9 से ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। F10 से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। F11 फुल स्क्रीन मोड होता है और F12 सेव एज मोड होता है, ठीक है। सेव एज का मतलब क्या होता है? जो फाइल एग्जिस्टेंस में है, जो फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, उसको रीनेम दे करके हम सेव करते हैं, तो वो क्या है? सेव एज, ठीक है। उसके बाद ये कुछ शॉर्टकट कमांड है, ये भी ध्यान में रखनी है। जैसे कि Ctrl+A सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट, कि जब हमें पूरा मैटर सिलेक्ट करना हो तो शॉर्टकट क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+A। बोल्ड करना है तो Ctrl+B यूज़ करेंगे। कॉपी के लिए Ctrl+C। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए Ctrl+D। सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट का जब अलाइनमेंट सेंटर में करना हो Ctrl+E। फाइंड करने के लिए Ctrl+F। गो टू, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम पर जाना हो गो टू Ctrl+G। रिप्लेस के लिए Ctrl+H, कि आप पहले कोई वर्ड सर्च कर रहे थे उसके अलावा कोई दूसरा आपको सर्च करना है, फाइंड करना है, उसके लिए Ctrl+I इटैलिक द टेक्स्ट, ठीक है, इटैलिक करने के लिए। Ctrl+J जस्टिफाई द टेक्स्ट, ठीक है। Ctrl+K से हाइपरलिंक जनरेट होगा। L से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट की लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाएगी। Ctrl+M क्या है? न्यू स्लाइड है। Ctrl+N क्या है? न्यू पेजेस। Ctrl+O क्या है? ओपन द फाइल। Ctrl+P क्या है? प्रिंट द डॉक्यूमेंट। Q से क्या होगा? पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हट जाएगी। R से राइट अलाइनमेंट आएगी। S से सेव करते हैं फाइल। T से टेबल इंसर्ट कर सकते हो। U से अंडरलाइन द टेक्स्ट। V से पेस्ट द टेक्स्ट, ठीक है। W से क्लोज द विंडो। X से कट द मैटर। Y से रीडो और Z से अंडू। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो फंक्शनल की से या शॉर्टकट कमांड से बन सकता है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो इस सेशन में आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। जुड़े रहें चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।